की फिजिक्स में आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं सबसे लास्ट वीडियो नाभिक का, जो कि ये इस चैप्टर का 8वां लेक्चर है। इसमें हम सब लोग पढ़ेंगे ताप नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती है, और साथ ही साथ इसमें हम सब लोग सूर्य में ऊर्जा कैसे बनती है और अत्यधिक ताप पर क्यों होता है, ये सभी क्वेश्चन और युग्म उत्पादन युग्म विनाश इन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। चैनल पर नए हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। शुरू करते हैं। ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं? छोटे छोटे नाभिक जब एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, वैसे इसके बारे में हमने थोड़ा हिंट दे दिया था, तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगता है। भाई छोटे नाभिक है, नाभिक के अंदर धनावेश होता है, उसके नजदीक कोई दूसरा धनावेश आएगा तो वो उसको प्रतिकर्षित करेगा। क्लियर बात? एक नाभिक को दूसरे नाभिक में प्रवेश करने के लिए इतनी पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए कि निर्वहन प्रतिकर्षण बल को पार कर सके। अब वो जो प्रतिकर्षण बल लग रहा नाभिक के बीच, ऊर्जा इतनी ज्यादा वहां पर होनी चाहिए कि वो उस प्रतिकर्षण बल का सामना कर सके। क्लियर बात? और दाब भी अधिक होना चाहिए। जब दाब ज्यादा होगा, बाहर से दबाव पड़ेगा तो और जल्दी नजदीक आएंगे। ठीक है, तापमान ज्यादा होगा तब तो नजदीक आएंगे ही आएंगे, दाब ज्यादा होगा अगर बाहर से तो और ज्यादा आसानी होगी वहां पर उन दोनों को पास लाने, ताकि नाभिक एक दूसरे के संपर्क में आ सके। ठीक, ये क्रियाएं उच्च ताप तथा उच्च दाब पर होती है, इसलिए इन्हें ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं कहते हैं। एवं पर्याप्त ऊर्जा इसके लिए जब नाभिक एक दूसरे में मिल जाए, इसके लिए जो भी ऊर्जा चाहिए होती है उसे ताप नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा का उत्पादन ताप नाभिकीय क्रियाओं द्वारा हो रहा है। तो सूर्य और तारों में जो ऊर्जा है, जैसे उसमें लगातार प्रकाश निकलता रहता है, तो कोई न कुछ हो रहा है उसमें, तभी तो वो ऊर्जा निकल रही है। तो वो होती क्या है? ताप नाभिकीय अभिक्रिया। ये मत समझिए कि ये सूर्य में ऊर्जा बन गई है, इसको बनाने के लिए लाखों वर्ष लगे, इतना तापमान लाने के लिए लाखों वर्ष लगे। समझ में आई बात? ये तुरंत नहीं हुआ है। फिर आगे, पृथ्वी पर इतना उच्च ताप बनाए रखना असंभव है, इसलिए अभी तक पृथ्वी पर ताप नाभिकीय अभिक्रिया संपन्न करना असंभव है। इतना तापमान पृथ्वी पर नहीं है, पृथ्वी के गर्भ में है लेकिन ऊपर नहीं है, बाहरी सतह पर नहीं है। जबकि सूर्य के बाहरी सतह पर करीब 7000 केल्विन तापमान है। अंदर की बात छोड़ दीजिए, बाहर सोचिए कितना, अंदर तो बहुत ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। सूर्य में निरंतर ऊर्जा कैसे बन रही है? समीकरण देकर समझाइए। ये अभिक्रियाएं उच्च ताप पर ही क्यों होती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या है? सूर्य में होने वाली संलयन अभिक्रिया एक बहुचरण अभिक्रिया, ये एक पद में नहीं पूर्ण होती है, ये कई सारे टर्म्स में पूरी होती है। ठीक है। सूर्य में लगभग 90% हाइड्रोजन व हीलियम, हमने ये बताया था कि जो हाइड्रोजन है वो सूर्य में करीब 78 से 80% के बीच में है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस है। और इसके बाद जो बचा कुचा 10-12% है वो हीलियम है। यानी दोनों मिल करके 90% में आते हैं, बाकी और हल्के नाभिक 10% में आते हैं। सूर्य का आंतरिक ताप, सूर्य का आंतरिक ताप 20 गुणे 10 की घात 7 केल्विन, 20 गुणा 10 की घात 7 केल्विन, मतलब समझ लीजिए कि 200 मिलियन केल्विन है। ठीक, तथा बाह्य ताप लगभग 6900 केल्विन होता है। तो आंतरिक ताप कितना ज्यादा है? बहुत ज्यादा। ये ताप लाने के लिए बहुत ज्यादा रिएक्शन हुई, बहुत ज्यादा टाइम भी उसमें लगा, ये तुरंत नहीं हुआ था। ठीक, अब वहां ऊर्जा का उत्पादन या संलयन अभिक्रिया पहली होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगा था। उच्च ताप पर सूर्य में उपस्थित सभी तत्व के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। हम तो ये चीज जानते हैं, अगर हम किसी भी तत्व को गर्म करेंगे तो उसके जो छोटे छोटे परमाणु होते हैं उसके अंदर, वो क्या होंगे? उससे इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे। उस तापमान बढ़ाएंगे तो उस
ऊष्मा को लेने के लिए, तापमान बढ़ाने का मतलब वहां पर ऊष्मा दे रहे हैं, वहां उस ऊष्मा को लेने के लिए इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगेंगे, तो इलेक्ट्रॉन परमाणु छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। अब बचा कौन इसमें, केवल और केवल नाभिक, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं परमाणु के। ठीक, तो वही चीज यहाँ उच्च ताप पर सूर्य में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं, सभी परमाणु प्लाज्मा अवस्था में आ जाती है। अब इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, यानी ऋणावेश अलग और धनावेश अलग, ये दोनों बहुत अधिक मात्रा में होते हैं और जिससे यहाँ पर ऊर्जा बनती है। यही क्या होती है तुम्हारी प्लाज्मा। प्लाज्मा की यही अवस्था है, जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अलग कर दो और नाभिक को अलग कर दो, ऋणावेश एक तरफ धनावेश एक तरफ, तो वहां प्लाज्मा वही बनती है। उसी को हम परमाणु की प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु प्लाज्मा अवस्था में आ जाते हैं तथा अत्यधिक ताप होने के कारण हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है। ये चीज याद रखिए, हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है। वो चीज कैसे बदलती है अभी देखेंगे। तब अपार ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे ही हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, हाइड्रोजन छोटा नाभिक है, हीलियम बड़ा नाभिक, छोटा नाभिक बड़े नाभिकों में बदलता है तो ऊर्जा मुक्त होती है और ये ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बहुत ज्यादा होती है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा भी है। संलयन से उत्पन्न ऊर्जा ही सूर्य की ऊर्जा के स्रोत है। तो ये संलयन अभिक्रिया जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है तो इससे ऊर्जा जो मुक्त होती है वही सूर्य के पास ऊर्जा है। अतः सूर्य के क्रोड में हाइड्रोजन क्या है, ईंधन का कार्य करता है। ठीक है, तो सूर्य के क्रोड में हाइड्रोजन का काम क्या है, हाइड्रोजन ईंधन का कार्य करता है, वो ऊर्जा निर्माण का कार्य करता है हीलियम में बदलकर। ठीक, अब हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिक में संलयन कैसे होता है, कैसे हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होता है, तो उसके लिए दो साइकिल है। साइकिल का मतलब ये लगातार प्रोसेस होता रहता है। और सबसे पहला है कार्बन साइकिल, दूसरा है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। ये होता क्या है, जब हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदलता है तो वहां उत्प्रेरक का कार्य करता है कार्बन। कार्बन उत्प्रेरक का कार्य करता है जो रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए जाता है, संलयन अभिक्रिया को कंप्लीट कराने के लिए जाता है। बाकी इसका कोई वहां रोल नहीं होता है। होता है ये हाइड्रोजन को हीलियम में बदलने के लिए सहायता करता है उसकी, समझ में आएगा। तो इसीलिए इसका नाम यहाँ पर कार्बन साइकिल रखा गया। तो सूर्य के अंदर हाइड्रोजन हीलियम में सीधे ना संलयित होकर कई ताप नाभिकीय क्रियाओं द्वारा होता है, तो कई सारे टर्न्स होते हैं तब जाकर के वो हीलियम में चेंज होता है। इसमें कार्बन एक उत्प्रेरक का कार्य करता है, इसलिए इसे कार्बन साइकिल कहते हैं। सबसे पहला है ये रिएक्शन, हम सब लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन, ये प्रोटॉन ही है क्योंकि नाभिक की बात कर रहे हैं हम सब लोग। इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, प्लाज्मा की अवस्था आ गई, इलेक्ट्रॉन निकल गया, केवल नाभिक बचा। तो ये हाइड्रोजन का नाभिक, वहां छोटे और 10% में नाभिक है, उसमें से कार्बन भी है, तो वो हाइड्रोजन कार्बन के संपर्क में आकर के वो नाइट्रोजन में बदल जाता है, मतलब बड़ा नाभिक बना देता है। तो यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, 6 और 1 7 नाइट्रोजन होता है, 12 और 1 13, और साथ ही साथ गामा फोटान भी निकलता है। गामा फोटान का मतलब ऊर्जा निकलती है। क्लियर बात। अब आगे देखते हैं, इसी टर्म्स को अच्छे से समझते हैं। तो जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन प्राप्त हुआ हाइड्रोजन और कार्बन से रिएक्ट करके, वो नाइट्रोजन फिर से किस में चेंज होता है, फिर से चेंज होता है कार्बन में। क्या उत्सर्जन करके, पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन करके। पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन करके, पॉजिट्रॉन का मतलब जैसे ये इलेक्ट्रॉन का एंटी कण होता है, प्रतिकण होता है, इलेक्ट्रॉन के जैसा ही होता है, उसी के सेम जैसा होता है, बस इसके ऊपर धनावेश होता है। ठीक, तो वो पॉजिट्रॉन को अलग कर देता है। तो यहाँ 7 है, पॉजिट्रॉन 1 बीटा 0 होता है, तो यहाँ 6 बचा, यहाँ 1 हो गया। ठीक, जब 1 ये निकल गया तो यहाँ कितना बचा, 6 6 मतलब कार्बन। अब यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 13 है, तो यहाँ पर भी 13। अब ये फिर से कार्बन उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, यानी ये बार बार आएगा। ये फिर से जो हाइड्रोजन गैस वहां पर प्रचुर मात्रा में है, ये हाइड्रोजन तुरंत उसी कार्बन से रिएक्ट कर लेगा। हाइड्रोजन कार्बन से तुरंत रिएक्ट कर लेता है, ये चीज समझिए। उतनी जल्दी से नाइट्रोजन नहीं कर पाता है। ठीक, इसीलिए नाइट्रोजन किसमें चेंज हो रहा है, कार्बन में। फिर से कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो फिर से नाइट्रोजन बनेगा, लेकिन इस बार नाइट्रोजन का समस्थानिक आया 7n14, वो 7n13 बना था। क्लियर बात। और गामा फोटॉन के बराबर ऊर्जा, सेम वही पैटर्न, ये लगातार हो रही है, चेन रिएक्शन है। फिर से जो नाइट्रोजन है वो अब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये समस्थानिक था,
इस वाले नाइट्रोजन का, तो अब ये इसके साथ डायरेक्ट संपर्क में आकर के ऑक्सीजन गैस में चेंज हो जाएगा और साथ ही साथ गामा फोटॉन के बराबर ऊर्जा निकलेगी। गामा फोटॉन के बराबर ऊर्जा कितनी होती है? h न्यू होती है। किसी भी गामा फोटॉन की ऊर्जा h न्यू होती है। किसी भी गामा फोटॉन की जो ऊर्जा होती है वो h न्यू होती है। पिछले चैप्टर्स में हम सब लोगों ने पढ़ा भी है इसके बारे में। अब ये जो ऑक्सीजन गैस है ये फिर से नाइट्रोजन और यहाँ पर किसमें चेंज हो जाएगा? बीटा में चेंज हो जाता है। ये पैटर्न हो रहा है उसी में, वही चीज हम आपको बता रहे हैं, इसमें कोई हम हस्तक्षेप नहीं है, ये पैटर्न हो रहा है। और फिर इसके बाद यहाँ पर फिर से पॉजिट्रॉन और न्यूक्लिनो निकला है। यहाँ पर न्यूक्लिनो ये है, ये न्यूक्लिनो है, ठीक है। अब आगे न्यूक्लिनो भी आपके कण होते हैं, ठीक। अब जो आपका नाइट्रोजन है वो किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 6C12 और साथ ही साथ 2He4, यानी ये जब तक हमको हीलियम नहीं मिल जाएगा तब तक हम ये प्रक्रिया चलाते रहते। अब इन सभी को आप जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो पिछले वाले में क्या आया था? एक हाइड्रोजन आया था यहाँ पर। अब यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। अब ये क्या होंगे? अब जोड़ेंगे तो जैसे ये नाइट्रोजन इससे कैंसिल, ऑक्सीजन इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल इतना बचेगा। अब इस ओर कौन बचा? सबसे पहली चीज हीलियम आपका बचेगा, और दूसरा ये बीटा 1 बीटा 0 और ये 1 बीटा 0, 2 बीटा 1 0 और 2 न्यूक्लिनो बचे, और साथ ही साथ 3 गामा, एक यहाँ और एक पीछे गामा, और 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आप चाहे इतना याद करें पूरा, या एक आप ये वाला याद कर लीजिए, बस कोई मतलब ही नहीं आपको याद करने की। इन सभी को जोड़ा गया है, एक साथ लिखा गया तो इतना आएगा। तो इतना आप याद कर लीजिए कि ये जो 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं ये आपस में रिएक्ट करके हीलियम में चेंज हो जाते हैं, और साथ ही साथ 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो बहुत ही ज्यादा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा इसकी बहुत ज्यादा होती है, नाभिकीय विखंडन से ज्यादा, इतना उत्पन्न हो जाता है। फिर आगे प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल क्या होता है? इस साइकिल के अनुसार हाइड्रोजन कई अभिक्रियाओं द्वारा हीलियम में संलयित हो जाता है। ये हाइड्रोजन वैसे ही हमने करवा दिया था नाभिकीय संलयन में। ये दोनों हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके ये बन जाएंगे ड्यूटेरियम में, प्रोटियम से ड्यूट्रियम में चेंज हो जाएंगे, ड्यूट्रियम में। और साथ ही साथ यहाँ 1 बीटा 0 यानी कि पॉजिट्रॉन और न्यूक्लिनो के साथ साथ ऊर्जा भी मुक्त होती है, ठीक। अब ये जो भारी हाइड्रोजन है ये फिर से हल्के हाइड्रोजन यानी 1H1 प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करके ये हीलियम में चेंज होगा, और साथ ही साथ ऊर्जा के साथ गामा फोटॉन ऊर्जा भी निकलती, गामा फोटॉन के रूप में ये ऊर्जा निकलती है, यहाँ न्यूक्लिनो के रूप में और यहाँ गामा फोटॉन के रूप में। अब ये जो आपका हाइड्रोजन, ये आपका हीलियम जो है, ये हीलियम भी भाई बहुत है ना वहां पर, ये जो हीलियम है ये अपने खुद के समस्थानिक से रिएक्ट करके 2He4 में बदल जाएगा, और जब ये 2He4 में बदलता है तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और प्राप्त होते हैं। तो जो 2 हाइड्रोजन शुरुआत में लिए गए वही 2 हाइड्रोजन बाद में आते हैं, तो वही 2 हाइड्रोजन जो शुरुआत में वही बाद में। तो इसका मतलब क्या हुआ? यही रिसाइकिल होगा, यही फिर से कन्वर्ट होगी रिएक्शन, ये फिर से रिएक्ट होगी, वही फिर से रिएक्ट होगी। जैसे यहाँ पर ये फिर से प्राप्त हुआ था वही चीज, अब यही चीज फिर से रिएक्ट होगी, ये चीज बना था ना कार्बन, ये कार्बन फिर से हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, फिर ये पैटर्न होगा, फिर से रिएक्ट करेगा, फिर ये पैटर्न, ऐसे ये पैटर्न चलता रहता है। ये चीजें बनती रहती हैं और ऊर्जा यहाँ पर आपको मिलती है 26.7 के रूप में। अब इन सभी को अगर जोड़ेंगे गुणा भाग करा करके, तो इन सभी को अगर हम सॉल्व करेंगे, इन सभी को सॉल्व करेंगे तो 1H1 1H2 1H1 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 इसका 1 से मल्टीप्लाई करा करके आप जोड़ना है आपको, ठीक है। तो ये इतना गिव्स आउट, और फिर 2He4 और 2 यहाँ 2 से गुणा हुआ तो 2 बीटा 1 2 पॉजिट्रॉन और 2 न्यूक्लिनो, और साथ ही साथ गामा फोटॉन एक जो ये बचा और प्लस की इतनी ऊर्जा। तो इतना भारी रकम याद करने से अच्छा इतना याद कर लीजिए, चाहे आप इतना ही याद करके लिख दीजिएगा। इसमें एक और रिएक्शन होती है, ये जो पॉजिट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, जो पॉजिट्रॉन है वो बाहर इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन के संपर्क में आकर के ये गामा फोटॉन 2 गामा फोटॉन बनाएगा और प्लस का 1.2 मेगा 0.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करेगा। यानी ये जो पॉजिट्रॉन आपका बचा है ये बाहर निकल करके इलेक्ट्रॉन के साथ संपर्क में आएगा, भाई प्लाज्मा है, नाभिक अलग, धनावेश अलग, ऋणावेश अलग, ये जैसे बाहर निकलेगा तुरंत इलेक्ट्रॉन के संपर्क में आएगा तो 2 गामा फोटॉन के बराबर 2 गामा फोटॉन उत्पन्न करेगा, और इसमें ये युग्म विनाश की घटना 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये था आपका प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, ठीक है। ये बीच में एक रिएक्शन होती है। अब आगे देखिए, ऐसा एक नाभिक के साथ युग्म उत्पादन युग्म विनाश देख लेते हैं बस। जब कोई उदासीन गामा फोटॉन किसी बड़े नाभिक
वाले भारी पदार्थ पर गिरता है तो वह पदार्थ कि किसी नाभिक द्वारा, एक नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, परिणाम स्वरूप एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। इस घटना को युग्म उत्पादन कहते हैं। यह जब किसी भारी नाभिक पर एक गामा फोटॉन डाला जाता है तो उससे एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मुक्त होते हैं। इस घटना को युग्म उत्पादन कहते हैं। गामा फोटॉन की ऊर्जा होती है फोटॉन की h, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न होते हैं। गामा फोटॉन भारी नाभिक पर डालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न होते हैं। और युग्म विनाश में क्या होता है, यही जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये जब बहुत पास पास आते हैं, पास आकर आकर संयोग करते हैं भाई, एक प्लस एक माइनस संयोग करते हैं तो एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। ये चीज अभी हमने पीछे रिएक्शन में देखी। तथा दो गामा फोटॉन के बराबर ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। इस घटना को युग्म विनाश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन संपर्क में आएंगे तो दो गामा फोटॉन बनेंगे और साथ ही साथ 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ऊर्जा मुक्त होगी। अब ये ऊर्जा आई कैसे उसके बारे में देखते हैं। युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो ऊर्जा इसके लिए आप देखिए सबसे पहले तो फोटॉन डाला जाता, फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है h न्यू, ठीक है। फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है h न्यू। इससे बनता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, ये इतना बनता है। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी कुछ होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, E बराबर mc² लगाओ। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात -31 kg होता है और गुणा c का स्क्वायर, c मतलब 3 गुणे 10 की घात 8 का होल स्क्वायर। अब तीन तरह की 9 × 9 और 9 × 9 = 81 और गुणा 10 की घात -31 ये और 8 दूनी 16 ये जूल में आया। 81.9 गुणा 10 की घात कितना बचा, -15। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, ठीक। तो 1.6 से 1.6 गुणा 10 की घात -19 से भाग, दशमलव बाद एक अंक कैंसिल आउट करो। 16 × 16 16 पंचे 80, एक यहाँ पर आ गया 19, 16 × 16 बचा कितना, 16 3 बचा, दशमलव लगाओ यहाँ पर, 0 बढ़ा दो, ठीक। 16 × 16 बचा कितना, 14 बचा तो दशमलव लगा 0, 16 8 128 ये इतना है। और ये ऊपर जाएगा तो 51.18 और ये ऊपर जाएगा 19 माइनस ऊपर गया प्लस 15 घटा तो बचे कितने, 4, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब करना कुछ नहीं, आपको 2 अंक आगे दशमलव ले जाना है तो 0.51 ये इतना लिख दीजिए आगे, कोई मतलब नहीं। और गुणा में कितना हो गया, 2 आगे गया तो 2 प्लस का 4 पहले से थे तो 6 प्लस हो गए। 10 की घात 6 मतलब मिलियन या मेगा होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी हुई, एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई। अब पॉजिट्रॉन को मिलाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दो लोग हैं ना, तो इतनी ही ऊर्जा पॉजिट्रॉन की होगी, इतनी ही ऊर्जा पॉजिट्रॉन की होगी। तो कुल ऊर्जा कितनी चाहिए होगी युग्म उत्पादन और युग्म विनाश के लिए, 0.51 इलेक्ट्रॉन की, 0.51 पॉजिट्रॉन, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा आपको चाहिए ही होगी। ये एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो ऐसे आपको सॉल्व कर देना है। बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बायोलॉजी पब्लिकेशन से, ठीक है।